तो दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य जिसकी शुरुआत बाबर से होती है, वहां से हम इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो कटारे इंस्टीट्यूट के द्वारा रेगुलर क्लासेस भी चलाई जाती हैं। साथ ही साथ जो रेगुलर क्लास के वीडियो रहते हैं उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपडेट किया जाता है, तो आप वहां से देख के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। बाबर से ही मुगल साम्राज्य आता है। इसके पहले यहाँ दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत थी। तो बाबर के बारे में हम देख लेते हैं। ईयर 1494 बाबर शासक बना। कहाँ? फरगाना या काबुल। तो फरगाना काबुल का ये शासक बनता है। बाबर का थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देखें तो बाबर के पिता जो थे वो तैमूरलंग वंश के 5th जनरेशन में आते थे, 5वीं पीढ़ी में। राइट, इनकी जो माँ थी, नाम था उनका कुतुब निगार खानम, वो चंगेज खान वंश की कौन सी जनरेशन में आती थी? 15वीं जनरेशन में आती थी। तो चूंकि बाबर एक फाउंडर है मुगल डायनेस्टी का, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको याद रखें। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया क्यों? हम सिंपली तो पढ़ लेते हैं वन लाइन फैक्ट के रूप में कि पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी, उसने इन्हें आमंत्रित किया था, इसलिए ये भारत आए थे। मगर इसके पीछे और भी रीजन है कि ये जिस जगह के शासक थे वहां पर आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे। दूसरा, वहां पर पैसे की कमी थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो इन्हें ये मजबूर किया गया भारत पर आक्रमण करने के लिए। और ऐसे में भारत से इन्विटेशन पहुंच गया पंजाब के शासन की ओर से। इस वजह से भी क्या हुआ, ये भारत पर आक्रमण करते हैं। राइट, तो इन्होंने किताब जो लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें ये भी बताते हैं ये कि राणा सांगा के द्वारा भी इन्हें इन्विटेशन किया गया था, आमंत्रित किया गया कि आप भारत पर आक्रमण करो। अब ये क्यों इन्विटेशन दिया दौलत खान लोधी ने? तो दिल्ली सल्तनत में शासक था इब्राहिम लोधी, इनके साथ और दौलत खान लोधी के साथ कुछ आपस के झगड़े थे, तो उसके लिए एक अपने से शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया गया और यहाँ से भारत आता है बाबर। भारत आया तो जो इनका युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से, पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयां हुई। उसमें पहली जो लड़ाई होती है वो बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी। इसका ईयर हमें याद रखना पड़ेगा, डेट याद रखना पड़ेगा। अप्रैल 21, 1526 को ये युद्ध होता है। रिजल्ट ये निकला कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। ठीक, ये जो युद्ध था इसमें बाबर के द्वारा कुछ नई टेक्निक, नई पॉलिसीज का यूज किया गया, जिसे हम जानते हैं तुलगामा युद्ध नीति के नाम से या रूमी वार टेक्निक। रूमी वार टेक्निक, रूमी युद्ध नीति, तो रूमी उनका एक तोप खाने का प्रमुख था, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, तो इसलिए इसको हम रूमी वार सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम कैसा था, तो यहाँ पर कुछ इस ढंग से अरेंज करते थे। ये नीचे वाले पोर्शन में इब्राहिम लोधी की सेना, ये गोल सर्कल में जो दिखाया गया है वो यहाँ पर इनके हाथियों की सेना हुआ करती थी। सामने जस्ट अपोनेंट इसके बाबर की प्लानिंग, यहाँ पर कुछ शील्ड लेकर के पैदल सैनिकों को दीवार खड़ी कर दी, इसको भेद नहीं सकते। उसके बाद ये 2 ब्लॉक में हाथियों की सेना थी, फिर यहाँ पर भी घुड़सवार सेना लगा रखी है, यहाँ पर भी लगा रखी है, बाबर इसके पीछे है। तो ये कुछ इस ढंग से अरेंजमेंट किया गया कि इब्राहिम लोधी तुरंत पराजित हो जाता है। रिजल्ट बाबर के फेवर में आ गया और बस इसके बाद से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख जाती है। बाबर के द्वारा और भी आक्रमण किए गए। उन आक्रमणों में, उन लड़ाइयों में मेजर जो अटैक हैं, तो उनमें हम देखें कि सबसे पहले बाबर का जो यहाँ सबसे शक्तिशाली शत्रु था राणा सांगा, उसके साथ युद्ध हुआ। वो युद्ध खानवा के युद्ध के नाम से, बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, चंदेरी का सूबेदार था मेदिनी राय, उसके साथ बाबर की लड़ाई हुई, यहाँ पर मेदिनी राय को भी पराजित कर दिया। तीसरा, घाघरा का युद्ध होता है, बाबर ने डिफीट दिया कि इसको अफगान आर्मी और बिहार बंगाल की जॉइंट आर्मी थी, उसको ये पराजित कर देते हैं। राइट, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको बताना है कि
ये जो जितने मेजर अटैक बताए उनका सही टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड 1527, 1528, 1529 ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाता है। क्लियर हुआ। बाबर के बारे में और भी कई सारी चीजें थी। बाबर का इंसाइट अच्छा था। बाबर लोगों की बॉडी को देख के पहले से प्रिडिक्ट कर लेता था कि ये क्या सोचते हैं किसी के बारे में, है ना। तो आगे देखें बाबर ने यहाँ पर क्या क्या काम किए। लड़ाइयों के अलावा बाबर को बोलते हैं उपवनों का राजकुमार। उसे गार्डनिंग में, बाग बगीचे में विशेष लगाव था। इसने भारत में एक नई स्टाइल के बाग लगवाए जिन्हें हम चार बाग पद्धति के नाम से जानते हैं। चार बाग पद्धति यानी गार्डन है, बहता हुआ पानी है, गार्डन के बीचों बीच में बिल्डिंग बना दी जाती थी। ये गार्डन बाबर ने बनवाया था आगरा में। इसे उस समय बोलते थे नूरे अफगान, आज इसको आराम बाग के नाम से जानते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बाबर से जुड़े और कुछ चीजें देखें तो देखें बाबर से पहले जो यहाँ के शासक थे उनको उनके द्वारा कोशिश की जाती थी सुल्तान उपाधि लेने की, यानी वो इस बात के लिए एफर्ट लगाते थे कि हमें यहाँ का सुल्तान टाइटल मिल जाए या सुल्तान हमें समझा जाए। उसने इस सुल्तान टाइटल को एबॉलिश कर दिया और एक नया टाइटल लिया बादशाह या बादशाह। बाबर के द्वारा गन पाउडर की शुरुआत यहाँ पर की जाती है। बाबर के द्वारा यहाँ पर पत्तों का गेम ऑफ कार्ड्स इसकी शुरुआत की गई। बाबर के द्वारा कबूतरों की लड़ाई, जिसे इश्कबाजी भी कहते थे, उसकी शुरुआत की जाती है, राइट। तो बाबर के द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट की गई। बाबर की मौत आगरा में हो जाती है। बाबर की जैसी लास्ट इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, उसे काबुल में दफनाया गया। उसकी इच्छा अनुसार वहां पर उसे दफन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बनेगा। बाबर 1526 से 1530 तक रहा भारत के शासक के रूप में। 1530 बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं से प्रॉमिस लिया, एक कमिटमेंट करवाया कि वो अपने दूसरे भाइयों के साथ लिबरल रहेगा, उदारता का व्यवहार करेगा, और हुमायूं ने ये कमिटमेंट निभाया। इस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में वो परेशान भी होता रहा। तो समझे हुमायूं के बारे में क्या क्या चीजें हुई। हुमायूं 1530 में दिल्ली का, भारत का शासक बनता है। शासक बनने के बाद इससे जो झगड़ा शुरू हुआ, मेजर जो लड़ाई हुई, वो होती है शेरशाह सूरी के साथ। ये जो शेरशाह सूरी था, बाबर ने हुमायूं को इसके बारे में अलर्ट किया था पहले से। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद सैनिकों के लिए सिवैयां बनवाई गई थी। सारे सैनिक लाइन में लगे हुए थे, अपनी बारी के अपने कटोरा लेकर के थे, अब हम लाइन से आएंगे। और शेरशाह सूरी उस समय बाबर की सेना में था। ये आता है और एक छोटी सा जो कटार रहते हैं उससे उसने सिवैयों के थाल में से उठाई, खाई, चला गया। बाबर ने ये उसका पूरा इंसिडेंट देखा और हुमायूं को अलर्ट किया कि इस व्यक्ति से सचेत रहना। तो वही शेरशाह सूरी आगे चल करके हुमायूं से लड़ाई करता है 1539 में, 1539 में। और ये जो युद्ध था इसको हम चौसा के युद्ध के नाम से या बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हैं। रिजल्ट शेरशाह सूरी के फेवर में आया। हुमायूं यहाँ पर पराजित हो जाता है। हुमायूं पराजित हो गया। पराजित होने के बाद या इस युद्ध में अपनी जान बचाते हुए वो भागता है। अपने घोड़े के साथ एक नदी मिलती है, उस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करता है। नदी में क्रॉस नहीं कर पाता है, डूबने लगता है। तो एक नाविक था, उस नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं खुश हो जाते हैं और उस नाविक को बदले में बोल देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि एक दिन की बादशाहत में, या ये कहा जाए, इसका आंसर ही हो गया कि भारत, क्वेश्चन आता है कि भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलवाए। तो वो जो एक दिन का राजा बना था, वो राजा कौन था? उसका नाम था निजामुद्दीन सत्तार। उसने चमड़े के सिक्के चलवाए। तो चमड़े के सिक्के की कहानी ऐसे करके स्टार्ट। क्लियर। नेक्स्ट, हुमायूं का फिर शेरशाह सूरी से झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी लड़ाई फिर होगी। दूसरी लड़ाई जिसे हम जानते हैं बिलग्राम के युद्ध के नाम से। कन्नौज यूपी का एक शहर, वहीं पर 1540 में एक फाइनल इनकी लड़ाई होती है।
उसमें फिर से हुमायूं पराजित हो गया। रिजल्ट वैसा ही आया जैसा चौसा के युद्ध में था। और इस युद्ध में हारने के बाद भारत का शासक या दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हो जाता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ इंडिया और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर, और ये चले जाते हैं फारस, ईरान में, और ऑलमोस्ट 15 साल तक 1540 से लेकर 1555 तक वहीं फारस में जीवन अपना गुजारते हैं। ठीक, ये जो शेरशाह सूरी का शासक आया, इसको हम जानते हैं रीइमर्जेंस ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का पुनर्उदय काल भी कहलाता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत को एबॉलिश किया बाबर ने, तो हुमायूं को एबॉलिश करके फिर से स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट 15 साल बाद जब दिल्ली सल्तनत फिर से कमजोर पड़ जाती है, हुमायूं इस मौके का फायदा उठाता है और फिर से आक्रमण कर देता है। आक्रमण किया कब? उस एक युद्ध होता है जिसे मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में। हुमायूं ने उस समय जो शासक था सूरी वंश का, नाम था उसका सिकंदर सूरी, उसे पराजित किया और फिर से यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। राइट, तो हुमायूं तो खुश हो गया, दोबारा से उसको सत्ता मिलती है, तो हो गए वो खुश हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। दिल्ली में हुमायूं के द्वारा एक लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसका नाम था दीन पनाह। उस दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मौत हो जाती है। तो मोगेम्बो अब दुखी भी हो जाता है, रेस्ट इन पीस। तो हुमायूं का काल समाप्त हो गया, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक समाप्त हो गया। अब फिर से एक क्वेश्चन बताना यह है कि किस इतिहासकार ने हुमायूं की मौत पर यह कहा कि वह एक ऐसा अभागा शासक था जो जीवन भर ठोकरें खाकर जिया और उसकी मौत भी ठोकर खाकर हुई? तो इसका आंसर याद रखना पड़ेगा। वो हिस्टोरियन, वो इतिहासकार थे लैंगपूल। लैंगपूल के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा जाता है, वो हुमायूं की मौत से संबंधित। ठीक, अब हुमायूं को अगर हम फाइनली उसकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करें तो वह ना तो एक बहुत अच्छा कमांडर था, ना ही बहुत अच्छा प्रशासक था, लेकिन हाँ वो ऑप्टिमिस्टिक था, उसमें कुछ चीजें करने की इच्छाएं थी, तो ये उसका काम होता है। तो हम मुगल काल का एक प्रकार से यहाँ इंटरवल समझते हैं कि ये जो 15 साल का पीरियड था 1540 से लेके 55, उसको और यहीं पर कवर कर लें। इसमें कौन रहता है? तो उसमें शेरशाह सूरी या सूरी डायनेस्टी, ये अफगानिस्तान के सूर या सूर कबीले से संबंधित था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, चाइल्डहुड नेम वाज फरीद। ये बिहार के सूबेदार लोहानी के यहाँ काम करने लगता है बॉडीगार्ड के लिए, उनके साथ शिकार बन जाता है और एक ही बार में, तलवार के एक ही बार में एक शेर की हत्या कर देता है। तो नाम पड़ गया इसका शेर खान। शेर खान नाम पड़ जाता है। उसके बाद जब इसने हुमायूं को चौसा और बेलग्राम के युद्ध में पराजित किया, शासक बना, तो इसने अपना नाम चेंज करके क्या किया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की मौत 1545 में, ये किला था बुंदेलखंड में कालिंजर का, उस पर आक्रमण करते समय एक तोप का गोला बोलते हैं, उक्का नामक मिसाइल थी, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र था, उसके फटने से उसकी मौत हो जाती है। तो ये यहाँ आकर के सूर्यवंश में जो प्रमुख था शेरशाह सूरी, उसकी मौत हो गई। आगे इसके बारे में हम 2-3 चीजें और देख लेते हैं। शेरशाह सूरी क्योंकि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा कुछ काम किए गए। क्या काम किए जाते हैं इसमें? करेंसी रिफॉर्म्स यानी मौद्रिक सुधार किए। मौद्रिक सुधारों के रूप में कि जो पुराने कॉइन्स चलते थे उनके स्थान पर उसने नए प्रकार के सिक्के चलवाए, न्यू कॉइन्स, गोल्ड से बने हुए, सिल्वर से बने हुए, कॉपर से बने हुए। इसके ये कॉइन्स ही आगे चलकर अकबर ने अपने यहाँ अपनाए, यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, उनके लिए भी यही करेंसी सिस्टम एक प्रकार से आधार बनता है, बेस बनता है। राइट, नेक्स्ट है उसने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफी इंप्रूव किया
और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए शेरशाह सूरी ने जमीन को मापा, यानी लैंड की भूमि की पैमाइश की, लैंड मेजरिंग की। उसके लिए उसने गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज, जो 32 डिजिट का एक स्केल होता था, उसका यूज किया। उसके साथ उसने कितना टैक्स लेंगे, तो टैक्स का एवरेज फिक्स कर दिया 1/3 टोटल प्रोडक्शन का, 1/3 वो टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते थे। किसानों के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, जमीन किसानों को लीज पर या पट्टे पर दी जाती थी। इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, बीच में उनकी डीड एग्रीमेंट हो गया। जो किसान इस शर्तों पर तैयार होता, यानी वो कबूलियतनामा, उसको अपना लेता था, राइट। लैंड रिफॉर्म्स के संबंध में इसने कुछ टैक्सों को वसूल करने के लिए जो बिचौलिए थे उनको एबॉलिश किया और डायरेक्ट कलेक्शन पर जोर देता है। जमीन को 3 भागों में बांटा गया शेरशाह सूरी के समय, गुड, बैड, और दूसरा एक मॉडरेट मान सकते हैं, मध्य स्तरीय। एक अच्छी थी, खराब थी, और एक मध्य स्तरीय भूमि के रूप में पैमाइश की। शेरशाह सूरी के काल में या शेरशाह सूरी के शासन काल में एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका टोडरमल, राजा टोडरमल के नाम से भी जाने गए। शेरशाह सूरी से ज्यादा ये पॉपुलर होते हैं अकबर के दरबार में। तो शेरशाह सूरी ने टोडरमल, इनकी हेल्प ली। टोडरमल के द्वारा ही पूरा टैक्सेशन पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो स्टार्ट किया गया, उस सिस्टम को जब्ती सिस्टम के नाम से जानते थे। ये अनुमान आधारित जमीन का पैमाना था, अनुमान के आधार पर पैमाइश की जाती थी और उस हिसाब से काम करते थे, ठीक। शेरशाह सूरी ने न सिर्फ करेंसी सिस्टम, न सिर्फ रेवेन्यू सिस्टम, बल्कि अपने यहाँ पर यातायात के चीजों पर भी काफी इम्प्रूवमेंट किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक को एक आने जाने के लिए सुविधा मिल सके, इसके लिए उसने ख्याल रखा। तो क्या ख्याल रखता है कि इसके द्वारा कई सड़कें बनाई गई, कई सारी सड़कें रिपेयर कराई गई। 4 प्रमुख सड़कें आती हैं जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई। एक सबसे पॉपुलर है जिसे बोलते हैं सड़कें आजम या ग्रांड ट्रंक रोड। ये जो ग्रांड ट्रंक रोड थी, ये स्टार्ट होती थी कहां से, तो ये स्टार्ट होती थी बंगाल के सोनार गांव से, और ये पंजाब, आगरा, दिल्ली, पंजाब होते हुए लाहौर, सिंध तक जाती थी। जीटी रोड में विवाद ये चलता है कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कराया था, ये पहले से थी, उन्होंने इसको रिपेयर कराया। तो शेरशाह सूरी ने कुछ तो काम किया, इसके बाद डालहौजी ने भी इसमें भी काम किया। तो पहली जो रोड रहती है जीटी रोड, दूसरी रोड इन्होंने बनवाई आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, तीसरी रोड मुल्तान से लाहौर की भी, चौथी रोड आगरा से मांडव या मांडू के भी थी। सड़कों के किनारे किनारे शेरशाह सूरी के द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए, रुकने के लिए 1700 सराय ऐसा समझो जिन्हें मोटेल भी कह सकते हैं आज के जमाने में, तो उनका निर्माण कार्य करवाया। शेरशाह सूरी के द्वारा आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम किए गए। स्थापत्य कला में शेरशाह सूरी के समय की जो इमारतें थी काफी सुंदर थी। ज्यादातर इमारतों को वो पानी के बीच में बनाना पसंद करता था। उसने अपने खुद का ही मकबरा जो बनवाया वो बिहार के सहसा की झील में बनवाया, काफी आकर्षक। शेरशाह सूरी के द्वारा पोस्टल रिफॉर्म्स भी किए गए। पोस्टल रिफॉर्म्स यानी चिट्ठी पत्री भेजने के लिए घुड़सवार सैनिक की नियुक्ति की जाती थी, ये सारे काम किए गए। शेरशाह सूरी ने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली में जिसे किला ए कोहना के नाम से जानते हैं, ठीक। तो शेरशाह सूरी की मौत हो गई। अब हम जो पढ़ रहे ये हमने देखा था वो पीरियड मुगल काल का इंटरवल, ईयर था 1540 से 1555, ठीक। तो अब क्या मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया? शेरशाह सूरी ने के बाद क्या मुगल नहीं थे? तो पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। आगे की पिक्चर हम देखते हैं, मुगल की फिर से इंटरवल के बाद जुड़ते हैं। और अब इंटरवल के बाद हुमायूं तो चले गए थे, सीढ़ियों से फिसल कर रेस्ट इन पीस हो गए। अब आते हैं उनका पुत्र अकबर। अकबर मुगले आजम। अब इनके बारे में हम देखते हैं। मुगल काल में, भारतीय मध्यकाल में अकबर का काफी अहम रोल है। इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 15, 1542 में राणा अमरकोट के राजमहल में हुआ था।
इनका जन्म होने के बाद जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी तो इन्हें सूबेदारी दी गई। तो ये दो जगहों के सूबेदार रहे, गजनी और लाहौर के। 14 वर्ष की एज में इनका राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा कालानौर नामक स्थान पर कराया गया। ये जो कालानौर गुरदासपुर जिले में आता है पंजाब में, वहां पर इनका 1556 में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद अकबर की जो वैल्यू बढ़ती है वो बढ़ती है पानीपत के दूसरे युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो युद्ध हुआ, पहले से मुगल डायनेस्टी की नींव बाबर रख देता है, दूसरे से अकबर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो युद्ध था नवंबर 5, 1556 को किसके बीच हुआ है? तो ये होता है आदिल सूर, या इनडायरेक्टली बोला जाए इसको तो ये हुआ था हैमूर और अकबर के बीच में। हैमूर आदिल सूर का प्रधानमंत्री था, इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इस व्यक्ति के द्वारा 24 लड़ाइयां लड़ी गई और सारी की सारी विजय प्राप्त हुई, सिर्फ इसमें इसकी पराजय हुई थी। और पराजय इसकी होना एक इसका दुर्भाग्य था और अकबर की विजय होना अकबर का सौभाग्य था। इस युद्ध में अकबर की ओर से मुख्य भूमिका बैरम खान ने निभाई। हैमूर पूरा युद्ध जीत चुका था, अचानक से एक तीर उसकी आंख में लगा। जब आंख में तीर लगता है तो इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और उसका पूरा फायदा किसने उठाया? उसका फायदा उठा लेता है ये बैरम, राइट। अकबर का और देखते हैं, इसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। तो 1556 में बैरम खान को वजीर नियुक्त किया जाता है। वजीर उस समय काफी बड़ी पोस्ट थी, सारा सब कुछ उसी के हाथों में रहता था। आगे चलकर बैरम खान और अकबर के बीच में कंट्राडिक्शन, कुछ राज दरबार के लोगों ने, जिसमें महिलाओं का वर्चस्व था, भड़काना शुरू कर दिया। तो अकबर और बैरम खान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अकबर ने बैरम खान के सामने 3 चॉइस रखी। एक झगड़ा इनका ये भी था कि अकबर सुन्नी था, बैरम खान शिया था, शिया और सुन्नी को ले आपसी विवाद वो भी हावी हुए। तो 3 चॉइस जो अकबर ने बैरम खान को दी, उसमें पहली चॉइस रहती है कि आप कालपी और चंदेरी की सूबेदारी करें। दूसरी चॉइस थी इनके पास कि चीफ एडवाइजर ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो खुफिया मामले रहते हैं उनमें राजा का प्रमुख सलाहकार बन जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप चले जाओ यहाँ पर हज यात्रा पर, मक्का की यात्रा पर। बैरम खान काफी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला डिसिप्लिन पर्सन था, उसने इन दोनों चॉइस के स्थान पर क्या करना पसंद करा? मक्का की यात्रा स्वीकार। मक्का की यात्रा करते समय रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है मुबारक खान नामक व्यक्ति के द्वारा। ये मुबारक खान कौन है? मुबारक खान ने क्यों की? तो मुबारक खान के पिता की हत्या बैरम खान ने की। तो अपने पिता की मौत का बदला मुबारक खान ने बैरम खान से ले लिया। बैरम खान का यहाँ पर हिस्ट्री क्लोज हो जाती है। आगे चलकर अकबर ने बैरम खान की विधवा से निकाह किया और बैरम खान का जो पुत्र था उसको अपनाया और उसे खाने खाना का उपाधि या टाइटल दिया। आगे चल के उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खान। ठीक, आगे देखते हैं हम कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया। अकबर ने अपने साम्राज्य को यानी मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काफी कुछ लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक प्रमुख आता है चित्तौड़। राजपुताना में राजपुताना हमेशा से ही अगेंस्ट रहता था, तो चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने के लिए अकबर ने घेरा डाला। चित्तौड़ का जो शासक था वो अपने किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने दो वीर सेनापति जिनके नाम थे जयमल और फत्ता सिंह या फतेह बहादुर को देकर के वो चला जाता है सुरक्षित स्थान पर। दोनों वीर सेनापतियों ने बहादुरी से अकबर की सेना का सामना किया, उनको वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पर इस युद्ध में अकबर को विजय मिली। विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 राजपूतों की वहां पर हत्या कर दी जाती है। ये अकबर की महानता पर एक सबसे बड़ा कलंक है। अकबर ने इस कलंक को धोने के लिए आगरा में दोनों वीरों की हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई अपने किले के बाहर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर ने
अपने साम्राज्य को गुजरात पर भी इन्होंने आक्रमण किया, गुजरात पर अधिकार प्राप्त किया, अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके आगरा से कहाँ ले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी ले जाते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही ये बुलंद दरवाजा बनवाते हैं। क्वेश्चन आता है बुलंद दरवाजा, तो रीजन उसका ये है क्या, तो भारत का सबसे ऊंचे दरवाजे के रूप में ये आता है बुलंद दरवाजा। ये अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया फतेहपुर सीकरी, राइट। अकबर ने और क्या काम किया, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो था वो क्या था, इबादत खाना ये डिस्कशन करता है, ये चर्चा करता है, बहस करता है, मगर किस बात को लेकर कि एक ईश्वर कि ईश्वर एक है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है। तो ये निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाने का कराया। अकबर के द्वारा और भी काम किए गए जो इससे थोड़ा सा अच्छे राजाओं की कैटेगरी में रख देते हैं। 1576 में अकबर ने दाऊद खान को हरा दिया। ये अफगानी शासक था। अफगानी शासक वो साम्राज्य विभाग उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के शासनकाल के दौरान कुछ विद्रोह भी होते हैं। 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह किया, यानी पहला रिवोल्ट जो अकबर की रूलिंग में हुआ उज्बेकों के द्वारा किया गया 1564 में। दूसरा रिवोल्ट जो होता है वो बलूचों ने किया 1586। यहाँ से एक कहानी भी जुड़ी हुई है कि बलूच के इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अपने बीरबल को भेजा और बीरबल की यहीं पर इसी विद्रोह को दबाने में हत्या हो जाती है, राइट। बीरबल वाज किल्ड ड्यूरिंग द अपराइजिंग। नेक्स्ट, अकबर का पुत्र सलीम ने भी विद्रोह किया। अकबर ने शेखू बाबा कह के पुकारता था। इनके द्वारा ये इलाहाबाद पहुंचते हैं 1599 में और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट के, हम तो स्वतंत्र राजा हैं। बाद में इनको समझाया गया, माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया तो मुगल आजम ने माफ कर दिया, ठीक। बाद में उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। अब क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपने आज मुगल आजम देख लिया, सलीम देख लिया, तो क्वेश्चन है ये अनारकली कौन थी? तो याद रखना, इतिहास में अनारकली कोई नहीं थी। ये फिल्म वालों के द्वारा बनाया गया एक पात्र है, एक काल्पनिक इमेजिनरी चीज, राइट। अकबर की धार्मिक नीति उसको समझ लेते हैं। अकबर ने जो रिलीजियस पॉलिसी अपनाई उसको हम सुलह ए कुल की नीति के नाम से भी जानते हैं। सुलह ए कुल ये पॉलिसी रिलीजियस भी है, राजपूतों के प्रति भी ये पॉलिसी जानी जाती है कि इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समानता का ध्यान रखने की कोशिश की। जैसे कैसे समझ सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल सेट कर सकते हैं। इबादत खाना इसी बात को लेकर बनाया जाता है 1575 में। अकबर के द्वारा काम किया गया कि धार्मिक मामलों में अभी उलेमा वर्ग का, मौलवी वर्ग का हस्तक्षेप ज्यादा था, तो उस हस्तक्षेप से बाहर निकलने के लिए या उनकी शक्तियों को कम करने के लिए उसने मजहरनामा जारी कर दिया 1579। तो मजहरनामा ये भी अकबर की धार्मिक नीति के पार्ट के रूप में जाना जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ हम ईयर और वो, मेंस के लिए जरूर हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि ये क्या किया जाएगा, राइट। मजहरनामा के साथ साथ अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया जो कि हिंदुओं पर लगता था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया जो हिंदुओं पर लगता था। फिर अकबर ने एक धर्म भी चलाया, उसे बोलते हैं तौहीद ए इलाही। इसका मूल नाम तौहीद ए इलाही और अकबर की मृत्यु के 100 साल बाद इसका नाम पड़ गया दीन ए इलाही। कुछ लोग इसे धर्म मानते हैं, कुछ लोग इसे धर्म नहीं मानते हैं, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको हम नए धर्म के रूप में पढ़ लेते हैं कि अकबर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। जो इस धर्म को अपनाता था उसे अकबर अपनी पगड़ी रखता था और मंत्र देता था अल्लाहु अकबर करके, राइट। एकमात्र व्यक्ति जिसने इस धर्म को अपनाया था, कौन सा था वो थे बीरबल, राइट। अकबर के द्वारा एक नया कैलेंडर भी स्टार्ट किया गया जिसे इलाही संवत के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये अकबर के द्वारा का सिस्टम। अब हम देख लेते हैं अकबर के समय का एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के समय जो व्यवस्था थी, जो प्रांत थे, एक वो एरिया या वो सारा क्षेत्र जिस पर राजा स्वयं कंट्रोल करता था उसे हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पढ़ते थे। दूसरी तरफ वो एरिया जहां राजा स्वयं नहीं मगर उसने उनको अपने ही राज्य का हिस्सा बना रखा था,
वहां उसे हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, उन प्रांतों को बोलते थे सूबा। ऐसे इनिशियली अकबर के प्रारंभिक समय में सूबों की संख्या 12 थी, बाद में बढ़कर 15 हुई, औरंगजेब के टाइम में 21 तक हो जाती है। सूबे का प्रमुख कौन कहलाएगा? सूबे। सूबों को यानी प्रोविंस को डिवाइड करते हैं किसमें? जिले में। जिले को आज हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, अकबर के समय में कहा जाता था सरकार। सरकार को डिवाइड किया गया था परगना, परगने का मतलब है तहसील, परगने को डिवाइड किया गया था विलेज में। इनके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सूबा, प्रोविंस, सूबे का जो प्रमुख होता था सूबेदार, और कोशिश की जाती थी कि राज परिवार के ही किसी व्यक्ति को सूबेदार बनाए, राइट। इसी में प्रोविंस में कुछ अधिकारी होते थे, जैसे दीवान। ये क्या था? ये इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व संबंधी काम ये देखेगा। इसी में बख्शी, इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी सैन्य विभाग के लिए बख्शी की नियुक्ति की गई। आगे चलकर अब देखें सरकार। सरकार का प्रमुख होता था फौजदार, है ना, ये प्रशासनिक प्रमुख हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हेड होता था। उसके बाद रेवेन्यू इंचार्ज कौन हुआ करता था? तो उसको हम बोलते थे आमिर या अमल। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोतवाल बनाया जाता था, और कोतवाल का ऑफिस कोतवाली कहलाता था, जिसे आज हम पुलिस स्टेशन और आज भी कई जगहों पर इन्हें कोतवाली के नाम से जाना जाता। आगे देखें, परगना, तहसील। परगने को तहसील या इन्हें सिख भी कहते थे, तो सिख या परगने का प्रमुख कौन कहलाएगा? सिकदार। ठीक, इसकी सहायता करते थे अमीर और कानून नामक अधिकारी। इनका काम मुख्य रूप से रेवेन्यू या राजस्व संबंधी होता है, राइट। सबसे छोटी इकाई गांव, विलेज। विलेज का प्रमुख मुकद्दम कहलाता था या मुखिया कहलाता था। इसके जो सहयोगी होते थे उन्हें हम खुद चौधरी, चौकीदार, कोटवार, इन नामों से जानते हैं। क्लियर? अकबर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कौन सा सिस्टम था? उसे बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मेंस में इस पर डिटेल में क्वेश्चन आएगा। मनसबदारी सिस्टम ये सैन्य या सेना, मिलिट्री विभाग से संबंधित था कि सम्राट के द्वारा जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होता था उन सारे के सारे लोगों को युद्ध के समय सेना में भाग लेना पड़ता था, लीड करना पड़ता था। तो मनसब ओरिजिनली अरेबिक भाषा का वर्ड है जो उसकी रैंक यानी पोस्ट बताएगा, साथ ही उसको मिलने वाली सैलरी भी बताएगा। ठीक है, इसी को जात ओ सवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अकबर ये व्यवस्था को स्टार्ट करता है। अब कैसे व्यवस्था की गई थी? तो अकबर के समय सबसे छोटा मनसब होता था 10 का और सबसे बड़ा मनसब होता था 10,000 का। इसका मतलब मनसब यानी ये होगी पोस्ट। अब जिस पोस्ट पर जो व्यक्ति ऑक्यूपाई करेगा, बैठेगा, वो कहलाएगा मनसबदार। उसको जितने का मनसब मिलता था उतने घुड़सवार सैनिक उसे मेंटेन करने पड़ते थे, युद्ध में उनको लेके जाना पड़ता था। ठीक, तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया। क्लियर? ये सैनिक और इन सब की व्यवस्था जो मीर बख्शी या बख्शी नामक अधिकारी थे उनके द्वारा देखी जाती थी। 2 अधिकारी ऐसे थे जो युद्ध काल में मनसब था उनके पास, बट फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एक सदर सुदू धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था काजी। ये लोग सेना में भाग नहीं लेते थे। ये जो मनसब है ये सिर्फ और सिर्फ सैनिक विभाग से, सिविलियन उनके लिए मनसबदार नहीं, उनके लिए दूसरा वर्ड प्रयोग में लाया जाता है, उसे बोलते हैं रोजमदार। वो सिविलियन के लिए यूज में लाया गया वर्ड। अकबर के समय लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए जाते हैं, लगान संबंधी काफी सारे। तो क्रिकेट मैच का आयोजन अकबर के समय नहीं किया गया था। अकबर के समय जो लगान, खासकर भूमि संबंधी जो रिफॉर्म्स हुए, उनको उसके द्वारा टोडरमल की सेवाएं दी गई। टोडरमल को अपने यहाँ रखा गया। टोडरमल जो शेरशाह सूरी के समय काफी अच्छा काम कर चुके थे। तो टोडरमल ने अब यहाँ पर जो नया सिस्टम स्टार्ट किया उसे कहते हैं क्या? आईने दहसाला। टोडरमल का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो एक किताब है, उस पर आधारित था। उस किताब का नाम है किताब उल खराज और इसके ऑथर है काजी अबू याकूब, जिनका संबंध बगदाद से था। टोडरमल का पूरा रेवेन्यू सिस्टम इस किताब पर आधारित था। उसमें प्रमुख है आईने दहसाला। आईने दहसाला क्या थी इसको समझने के 10 साल का
आज से 10 साल पुराना पूरा जमीन का रिकॉर्ड, कितनी फसल हुई और उसके आधार पर कितना टैक्स लगेगा। तो ये आईन है वैसा 10 इयर्स रिफॉर्म्स, 10 साल के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया टैक्स था। ये एक्चुअल जमीन की पैमाइश की जाती है, जबकि जब्ती सिस्टम में अनुमान आधारित थे, अनुमान लगा करके जमीन भूमि की पैमाइश करते थे। तो ये एक प्रकार से मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ जब्ती सिस्टम, राइट। आईन है वैसा, इसमें टैक्स रेवेन्यू रेट वही जो इन्होंने शेरशाह सूरी के समय बनवाई थॉर्ड रखी थी, औसतन इनके समय भी क्या ही रखा गया। नेक्स्ट आता है और इसके रिफॉर्म्स अगर हम देखें कि अकबर ने अपने साम्राज्य में राजस्व वसूली के लिए कई सारे अधिकारी रखे, जिसमें दो नाम पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है कानून गो। ये कौन था? ये था रेवेन्यू ऑफिसर, यानी उसका टास्क होता था टू कलेक्ट रेवेन्यू डाटा, आंकड़े एकत्रित करना। और दूसरा होता था करोड़ी। करोड़ी क्या था? उसका टारगेट होता था 1 करोड़। 1 करोड़ क्या डॉलर? नहीं, 1 करोड़ दाम। और दाम किसे कहते थे? कॉपर के बने सिक्के को। तो 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपीस। ये रुपीस मतलब चांदी का बना सिक्का रुपया कहलाता था। तो 1 रुपया बराबर 40 दाम के बराबर। तो ये दो प्रमुख अधिकारी हो गए जो अकबर के समय काम करते थे रेवेन्यू के लिए। कृषि के लिए और हम बात करें तो अकबर के समय की जो भूमि थी उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली भूमि वो जिसे पोलस ये फर्टाइल लैंड, प्रतिवर्ष यहाँ पर फसल की जाती थी, हर साल यहाँ पर कुछ न कुछ उत्पादन होता था। दूसरी आती है जिसे बोलते हैं परती भूमि। परती भूमि यानी एक बार फसल हो गई है, उसको साल या 2 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, पड़ी हुई, तो उसका नाम हो गया परती भूमि, यानी विच वाज कल्टीवेटेड ऑन अ गैप ऑफ ईयर, एक साल के अंतराल पर। तीसरी आती है चाचर या छाछर, इसमें 3-4 साल में कभी एक बार फसल होती थी। और उसके बाद टोटली वेटलैंड या जिसे बंजर भूमि कह सकते हैं, वो जमीन थी कि 5 साल 6 साल 8 साल में कभी कुछ हो जाए तो अकबर समय की इस प्रकार से भूमि का क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम सोशल रिफॉर्म्स देख लेते हैं अकबर के समय के। सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त, ये तो आज का है, मगर अकबर ने भी कुछ समाज में सुधार लाने की कोशिशें की। वो सुधार लाने की क्या कोशिशें थी, तो उनको हम देख लेते हैं कि पहले चलता था दास प्रथा, जबरदस्ती दास बना लेना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, युद्ध बंदियों को जबरदस्ती नौकर चाकर बना लेते थे। अकबर के द्वारा चाइल्ड मैरिज पर प्रतिबंध लगाया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। अकबर के द्वारा ऑफिशियली सती प्रथा को नहीं रोका गया, बट उसने अपने यहाँ के जो कोतवाल थे उनको कह रखा था कि ऐसा कुछ हो तो उसको रोका जाए। अकबर ने विवाह की एज बढ़ाई, लड़कों और लड़कियों की एज को, मिनिमम एज थी लड़कों के लिए 16 साल कर दी गई और लड़कियों के लिए 14 साल कर दी गई। आज की डेट में ये बात करो, मगर अगर हम प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करें तो उस समय का एक सोशल रिफॉर्म मान सकते हैं। नेक्स्ट, अकबर, मुगल और राजपूत। तो रिलेशंस विद राजपूत के साथ इनके संबंध कैसे थे मुगले आजम के, है ना। तो राजपूत या मुगले आजम के साथ जो इनके संबंध थे देख लेते हैं। मुगले आजम राजपूतों में पद्मावती, करणी सेना। मुगले आजम ने बोला कि राजपूतों से मित्रता जरूरी है, करणी सेना मांग करती है कि पद्मावती पर रोक लगा दी जाए, है ना। तो अब संजय लीला भंसाली कहते हैं, महाराज मुगले आजम पहले एक बार इस मूवी को देख के रिव्यू तो दे दो। तो अकबर के समय की ये कहानी नहीं थी, इसको आज से जोड़ते हुए इसको समझाने की कोशिश की गई है। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई, उन्हें अपना रिश्तेदार बनाया। रिश्तेदार वन साइडेड थे। मुगलों ने राजपूतों की लड़कियों से विवाह किया, अपनी लड़कियों का विवाह राजपूतों में नहीं किया, है ना। ऑलमोस्ट सारे जितने भी राजपूत थे, राजपूताना थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ के शासक ने राजपूतों की अधीनता स्वीकार नहीं की, राइट। अकबर के अब हम नवरत्न देख लेते हैं। तो अकबर के नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये था क्या? नहीं, ये अकबर के नवरत्न नहीं थे। अकबर के नवरत्नों में नाम आते हैं इन लोगों के, अबुल फजल, फैजी,
बीरबल, बीरबल के बाद तानसेन, तानसेन के बाद तोडरमल, मानसिंह, मानसिंह के बाद इसमें आते हैं हकीम हुकाम या हमीम हुमा, अब्दुल रहीम खाने खाना, सबके कुछ ना कुछ अपने स्पेशलाइजेशन थे। मुल्ला दो प्याजा, ठीक। तो ये अकबर के 9 रत्न हो जाते हैं, राइट। अकबर के 9 रत्नों को रटेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि अकबर की पत्नी का नाम क्या था। इसका आंसर खोजेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम यहाँ से मुगल काल की आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, राइट।